हेलो एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जे चैलेंजेस सीरीज का सेशन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द वन शॉट सेशन ऑन आईयूपैक नेमिंग एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो जे चैलेंजर की अगर हम बात करें तो आपको डेफिनेटली एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड आप जानते हैं एडवांस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा आने की उम्मीद तो नहीं है। एडवांस नहीं पूछता एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, बट यस, आईयूपैक नेमिंग से क्वेश्चन पूछे जाने की स्कोप संभावना हमेशा रहती है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या शानदार फंडू क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं आईयूपैक नेमिंग पे। और जिससे कि क्योंकि सिर्फ आईयूपैक नेमिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ऑर्गेनिक का जो नॉर्मल है उसमें भी किसी कंपाउंड का नाम ऐसा लिखा गया कि आप उस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर जनरेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आईयूपैक नेमिंग पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो उसमें आईयूपैक नेमिंग इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर कोई टिपिकल सा नाम अगर हो गया और आप स्ट्रक्चर उसका सही से जनरेट नहीं कर पाए तो आप आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आईयूपैक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो एक बार अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पूरी एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एकदम बढ़िया से माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पूरा चैप्टर रिवाइज करके ही यहां से निकलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चे। राइट, चलो। तो आज यही दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पूरा वन शॉट सेशन है और आपको साथ साथ में बने रहना है। और फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज फॉल्स बेस्ड ऑन द आईयूपैक रूल्स। भैया ये चार नाम आपको दिए गए हैं, कौन सा नाम आपको लग रहा है कि सर आईयूपैक के अकॉर्डिंग ये नाम ना थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास मैक्सिमम कितना, 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के अंदर अंदर चारों चारों स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शानदार जो मतलब दिमाग में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है, तो बहुत बड़ी चेन नहीं है, आप इसको दिमाग में भी इमेजिन कर सकते हो। कर सकते हो ना। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो तो आपके साथ मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो फॉल्स कौन सा है हमें ये चेक करना है। सबसे पहला अगर हम नाम देखें, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अरे सर बताया ही नहीं कि सर मिथाइल कहां कहां लगे हुए हैं। सर 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, कहां लगा है सर। टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो आपके दिमाग में शायद खनकेगा कि यार ये कहीं गलत तो नहीं है। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। अगर ब्यूटेन की बात है बच्चे तो 4 कार्बन की आपकी मेन चेन होगी। राइट, तो मेन चेन की लेंथ आपकी यहीं से फिक्स हो गई। ब्यूट बोल दिया मतलब 4 कार्बन की मेन चेन है। अब ये टेट्रा मिथाइल, मेरे पास कितनी पोजीशन है जहां पर मैं ब्रांच लगा सकता हूं। क्या मैं इस कार्बन पे पहले और लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांच लगा सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने ब्रांच लगा दिया वो मेन चेन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो ब्यूटेन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो मतलब मैं स्टार्टिंग वाले फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं कर सकता, उससे फिर वो ब्रांच नहीं होगी, वो मेन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन चेन की लेंथ को बढ़ा देगा। तो कहां पे कर सकते हैं ये बच्चे, बीच वाले जो आपकी पोजीशंस है यहां पर आप एक्स्ट्रा ग्रुप लगा सकते हैं। तो चलिए यहां पे ग्रुप लगा के देखते हैं। जैसे ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसके पास दोनों हाइड्रोजन को मैं मिथाइल से रिप्लेस कर दूं और यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन को मैं मिथाइल से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास टोटल 4 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दी, यहाँ पे लगा दिए। बेटा इसके अलावा और कोई जगह थी जहां पर मिथाइल लग सकते थे? नहीं सर, और कोई जगह तो थी नहीं। बीच में यही 2 कार्बन है और इन पे 4 ही पोजीशंस है, तो हमारे पास टोटल 4 ही पोजीशंस थी। तो ये टेट्रा मिथाइल बोलने में आपको पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर यहां भी लगा सकते थे और वहां भी लगा सकते थे। अब बताओ, इस स्ट्रक्चर को मैं टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन कहूंगा? यस। क्या ऐसा कोई और स्ट्रक्चर भी बन सकता है टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन के लिए जो इससे अलग दिखता हो? नहीं सर, है ना। तो मतलब टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन के लिए इकलौता स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। और जो 4 मिथाइल लगे हैं उनके लिए और कोई जगह पे और कोई लोकेंट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए लोकेंट स्पेसिफाई करना यहां पे आवश्यक नहीं था। इसीलिए ये नाम बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। अब देखिए पेंटेनोइक एसिड है तो 5 कार्बन की आपकी मेन चेन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 5 कार्बन की मेन चेन आ गई और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे COH आप लगा देते हैं। और 2 प्रोपाइल, तो 1 2, 2 पे 1 2 3। ओके, ये आपने बता दिया 2 प्रोपाइल। तो देखिए अगर आप यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, बच्चे इसके आगे भी 3 कार्बन की चेन है और ऊपर जाओगे तब भी 3 कार्बन की चेन है।
ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 5 कार्बन की है, चाहे आप ऐसे कवर कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कवर कर लीजिए, है ना, सीधे चले जाइए, यहां से ऊपर को टर्न ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ऊपर को भी टर्न लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पे 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन दैट इज प्रोपाइल ग्रुप होगा। तो कैसे भी करके नाम लिखो यार, इसका 2 पे प्रोपाइल ग्रुप ही आना है, क्योंकि कार्बोक्सिल आपका यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग आपकी वहीं से शुरू होनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो बिल्कुल सही है ये वाला, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, चलो इसको भी देख लेते हैं। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये आ गया पेंटेन के लिए 5 कार्बन की मेन चेन। अब किसी भी एंड से मान लीजिए, यहां से हम स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3, 3 पे इथाइल ले लेते हैं और 2 पे मिथाइल ले लेते हैं। अब क्या इसकी नंबरिंग का कोई और तरीका था? देखिए, लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही रहेगी, स्ट्रेट चेन। ठीक है, या आप चाहे 1 2 3 4 5 बोलो, या 1 2 3 4 5 बोलो, नीचे की तरफ चले जाओ, आगे की तरफ चले जाओ, बात बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन आपके बराबर आएंगे। ठीक है, और क्या इसकी नंबरिंग को मैं उधर से करूं? नहीं, लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो लोकेंट्स मुझे 2 और 3 पे मिलेंगे। अगर राइट साइड से चलता तो 1 2 3 एंड 4 पे मिलते, तो यहां से चलने पे लोकेंट्स मुझे मिलते 3 और 4 पे। यहां से चल रहा हूं 1 2 3 4 5, तो लोकेंट मुझे 2 और 3 पे मिल रहे हैं, दैट इज ट्रू। और 3 इथाइल पहले लिखा है, तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि जब आप ब्रांचेस को मेंशन करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो, तो इथाइल का ई पहले आएगा मिथाइल के एम से, तो इसीलिए लिखा भी सही तरीके से है कि 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 5 कार्बन है पेंटेन, बिल्कुल सही लिखा है। तो मतलब सर लास्ट वाला ही आपका आंसर होगा। यस, तो 1 2 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, देखिए अगर बेंजीन में 1 2 5, ठीक है, ट्राई मिथाइल आपको लगाना है, ये मान लीजिए 1 पोजीशन आ गई, ये 2 आ गई, 3 4 5 ये आ गया आपका। बच्चे कुछ इस तरह से है ना, जहां पर हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, इसको 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, ये 3 ये 4 ये 5, पर क्या ये नंबरिंग सही है, या इससे बेटर नंबरिंग भी हो सकती थी? देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3, तो ये 4 पे आ जा रहा है, यहां से स्टार्ट करता ऐसे तो ये 5 पे आता, तो मतलब इससे भी लोअर लोकेंट बेटर नंबरिंग की जा सकती थी, और इसका एक्चुअल आंसर आना था 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ना कि 1 2 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसलिए फोर्थ वन इज रॉन्ग। आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। आई थिंक सारे सारे ऑप्शन अच्छे से समझ आ गई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी प्यारा सा न्यारा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते जाइए कौन सा ऑप्शन सही है। और चलो आगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो इससे आपको एक नई चीज पता लगेगी कि क्या हम एक स्ट्रक्चर के लिए मल्टीपल नाम भी लिख सकते हैं। यस, लिख तो सकते हैं, कैसे कैसे वो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में कहां पे है। वो कार्बोक्सिल है, COH, तो मतलब नंबरिंग आपकी यहां से शुरू होगी 1 के बाद बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़िए, तो वो आपकी स्ट्रेट चेन ही आपको दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर 9 कार्बन की मेन चेन आ रही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या होगा, नोनोइक एसिड बनेगा आपका। ठीक है, ओके, तो नोनोइक एसिड आपका जो बन रहा है वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तो तीनों में लिखा हुआ है, तो मतलब उससे हमें आइडिया नहीं मिलेगा, है ना। तीनों में जो सफिक्स इन्होंने लगाया बिल्कुल सही पोजीशन पे लगाया हुआ है। अब अगर आप देखिए 3 पे क्या बचे, COCl, जो आपका COCl ग्रुप होता है इसका नाम क्या होता है, ये एज अ ब्रांच में लगा उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनिल, है ना, राइट। यस, तो 3 पे आपका क्या लगा, क्लोरोकार्बोनिल, तो 3 पे क्लोरोकार्बोनिल है, 3 पे क्लोरोकार्बोनिल है, 3 पे क्लोरोकार्बोनिल है, बात सही है। देन 4 पे क्या लगा है, एस्टर है, एस्टर को क्या लिख सकते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, जो आपका COOR ग्रुप होता है ये COOR, तो OR को बोल देते हैं आप एल्कोक्सी। ठीक है, जैसे ये OCH3 होगा तो मिथॉक्सी, और एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो ये एल्कोक्सी कार्बोनिल कहलाता है जब ये ब्रांच में लगा हो, राइट। तो 4 पोजीशन पे आपका ये, क्योंकि यहां मिथाइल था तो ये मिथॉक्सी कार्बोनिल होगा, तो 4 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, यहां पर तीनों में बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए 4 वाली नंबरिंग नेमिंग भी बिल्कुल सही की हुई है। देन 6 पे जो ब्रांच है ये क्या है, दिस इज सिंपली CHO। CHO को क्या कहते हैं,
CHO जब चेन से बाहर की तरफ लगा हो उसको फॉर्माइल कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। मोस्ट जो कॉमन है उसका नाम वो फॉर्माइल है। तो देखिए 6 पे फॉर्माइल लगा हुआ है, यहां इन्होंने 6 पे एल्डो बोला है, एल्डो भी बोल सकते हैं, पर एल्डो एक ऐसा नाम है जो उतना कॉमनली यूज नहीं है, इसलिए नॉर्मली बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ये गलत होगा, पर नहीं, 6 पे फॉर्माइल भी कह सकते थे उसको और CHO को एल्डो भी कह सकते हैं। वैसे 8 पोजीशन पे अब ये कार्बन काउंट भी हो रहा है मेन चेन में और उस पर C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप भी लगा हुआ है ना। तो जब वो कार्बन काउंट हो रहा हो चेन में तब उस कार्बोनिल को कीटो कहते हैं या ऑक्सो भी कह देते हैं। तो 8 पे या तो आप कीटो बोल सकते हो या फिर आप ऑक्सो बोल सकते हो। अब देखिए 8 पे इन्होंने ऑक्सो लिखा है, इन्होंने ऑक्सो लिखा है और इन्होंने 8 पे कीटो लिखा है। चलिए बात सही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यार पोजीशन एंड नेमिंग ऑफ द ब्रांच तीनों में बिल्कुल सही है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो 3 पे क्लोरोकार्बोनिल है तो अल्फाबेटिकली C कम्स फर्स्ट, देन 6 पे फॉर्माइल लिखा है, ठीक है। उसके बाद M और उसके बाद ऑक्सो नोनोइक एसिड, ठीक है। तो पहला वाला अल्फाबेटिकली भी बिल्कुल सही है, पोजीशन ऑफ लोकेंट्स भी बिल्कुल सही है और नाम भी बिल्कुल सही लिखे हैं सारे ब्रांचेस के। सेकंड में 6 अल्डो, अब क्योंकि अल्डो यूज कर लिया तो अल्फाबेटिकली A कम्स फर्स्ट, उसके बाद क्लोरो का C आ जाएगा, उसका मिथॉक्सी का E आ जाएगा, देन आपका ऑक्सो आ जाएगा। ये बात भी बिल्कुल अल्फाबेटिकली करेक्ट बैठ रही है। फिर अल्डो, क्लोरो, देन कीटो, अब क्योंकि ऑक्सो की जगह आपने कीटो यूज कर लिया तो अब वो पहले आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें चलना था, ठीक है। ये वाला भी सही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तीनों ही नाम सही हैं। यस, तीनों नाम बिल्कुल सही हैं। तो मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मल्टीपल नाम लिखे जा सकते हैं। तो अल्डो फॉर्माइल वाली कहानी समझ आई, कीटो ऑक्सो वाली कहानी समझ आई। क्लियर है, ये यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आईयूपैक नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंपाउंड। अब ऐसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ब्रिज कंपाउंड वाले, तो ब्रिज कंपाउंड में बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट है ना वहां तक नहीं जाता, हमें जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रिज कंपाउंड की नेमिंग करने की। तो कई बार बच्चे लगे रहते हैं बड़े टेढ़े टेढ़े उल्टे सीधे स्ट्रक्चर्स को, जब भी आईआईटी में क्वेश्चन आएगा वो आपको बड़ी सिंपल सी चीज में कंफ्यूज कर देगा। आईआईटी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दे दिया आपको जहां पर देख के आपको लगा यार ये तो खतरनाक है, नहीं, वो आपको इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर देगा या तो आप बोलेगा यार ये इतना सिंपल है, पर नाम लिखने में आपका दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो ऐसी जगह आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा जहां पता है कि बच्चा गलती करता है और ये बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं, बड़े टेढ़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पूछने की आदत नहीं है आईआईटी की, दिमागी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स को नहीं कवर करना है। देखिए अब इसमें बात करें अगर हम, तो बच्चे ब्रिज कंपाउंड में क्या करते हैं, जो आपके ये दो कार्बन हैं जिनके बीच में ये पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो सर इधर से करें या उधर से करें, देखो वहां से करोगे तो यहां वाली ब्रांच नजदीक मिलेगी, यहां से करोगे तो थोड़ा दूर मिलेगी, है ना। तो नियरेस्ट मतलब लोवेस्ट लोकेंट की वजह से अगर हम चलें तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करना जस्टिफाई होता है। अब चलना सर कैसे है बेटा, यहां पर आप देखो एक पाथ ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो इस पॉइंट से 3 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा वाला रास्ता, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चलते हैं। तो सर इस रास्ते में भी यहां पे मतलब इन पुल के बीच में 2 कार्बन है, इस पुल के बीच में यहां पर भी 2 कार्बन है और यहां पर 1 कार्बन है। तो सर ये दोनों रास्ते तो बराबर हैं, बराबर तो हैं, पर क्योंकि इसमें ब्रांच है तो इसको प्रायोरिटी देंगे और यहां से नंबरिंग चलेगी। तो 1, फिर ये 2, ये 3, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 4, देन 5, देन 6, खत्म हो गए ये। अब लास्ट में ये वाला 7, ठीक है। तो 2 पे आपका मिथाइल है, 7 पे आपका ओल है। तो 2 पे मिथाइल भैया सब में दिए हुए हैं, 7 पे ओल ये भी सब में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। देन अब ये बाइसाइक्लो बन गया है ना, बाइसाइक्लो में इस रास्ते में कितने कार्बन है बच्चे, 2, इस रास्ते में 2 हैं और इस वाले रास्ते में बीच में कितना आ रहा है, 1। तो 2,2,1, तो 2 2 1, तो 2 मिथाइल बाइसाइक्लो, देखो यहां पर बाइसाइक्लो नहीं लिखा तो ये आपका आउट हो गया। 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 1 2 3, भैया 1 2 3 कार्बन नहीं है, 2 2 1 है। तो 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 2 2 1, तो यहां तक की कहानी तो कॉमन चल रही है। देन हेप्टेन 7 ओल, अब यहां पर उन्होंने एम स्मॉल लिया है, यहां पे एम कैपिटल लिया है, यही मुझे इकलौता डिफरेंस यहां पे लग रहा है। तो क्योंकि यहां से नाम आपका स्टार्ट हो रहा है इसलिए पहला आपने कैपिटल लिया, बाकी क्या आपका नॉर्मल आगे चलता है, यहां उन्होंने पहला स्मॉल ले लिया। तो बहुत छोटी सी डिटेल थी बट इंपॉर्टेंट थी।
अदरवाइज देखा जाए बाकी सब कुछ इनका बिल्कुल सही चल रहा है, बाकी सब कुछ कॉमन है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो छोटी सी डिटेल के चलते आंसर आपका पलट गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की अहमियत होती है क्वेश्चन में। डन, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ दिस स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो में नेमिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से चलते हैं हम? बड़े रास्ते को पहले कवर करते हैं, छोटे रास्ते को पहले कवर करते हैं? तो जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए फिर क्या होगा इसका आंसर। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो जिनको याद होगा, पायरो कंपाउंड्स में हम इस पोजीशन से चलते हैं, ठीक है, ये आपका जो कॉमन पॉइंट आता है, और वहां से छोटे वाले सर्कल को या रिंग को पहले कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर हम यहां से चलेंगे, ठीक है, मतलब यहां से मतलब चलेंगे मतलब है इस पॉइंट को नंबर 1 नहीं बोलते हैं, छोटे वाले सर्कल से स्टार्ट करते हैं, वहां से नंबर आपका 1 आता है, इसको नंबर 1 नहीं लिखते हैं। मतलब नंबरिंग इस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती है, बट पहले छोटे वाले रिंग को कवर किया जाता है। तो छोटा वाला रिंग ये है, तो मैं इसको 1 लिखूं या इसको 1 लिखूं, बताइए। तो ऑब्वियस बात है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड वहां पे है, वहां ब्रांच भी नजदीक है, तो ऑब्वियस बात है डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता तो अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो नंबरिंग आपकी यहां से शुरू होगी 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद फिर आप स्पाइरो वाले पॉइंट पे आइए 5, और 5 के बाद अब सर ऊपर की तरफ से जाऊं या नीचे की तरफ से जाऊं, देख लो। अब 6 में यहां लिखता हूं तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहां लिखता हूं तो 6 पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, 7 8 8 पे भी आएगा। तो मतलब डबल बॉन्ड यहां से नजदीक मिलेंगे, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए 6 7 8 9 10, ठीक है, राइट। तो 2 पे मिथाइल था, यस 2 पे मिथाइल है, इन्होंने 8 पे मिथाइल लिखा है, ये आपका आउट हो गया। 3 पे मिथाइल है, ये वाला आपका आउट हो गया। तो 2 मिथाइल स्पाइरो। अब स्पाइरो के बाद छोटे वाले रिंग में कितने कार्बन है, इस पॉइंट को छोड़ के 1 2 3 4, मतलब इस रास्ते में 4 कार्बन आते हैं और इस रास्ते में 5 कार्बन आते हैं, तो 4,5, ये वाला भी सही है, ठीक है। डेक 168 ट्राई इन और डेका 168 ट्राई इन। डेक होता है कि डेका बन जाता है, वो जब मल्टीपल डबल बॉन्ड होंगे तो डेक का डेका बन जाता है, याद है ना। हेक्स का हेक्सा बन जाता है, हेक्सा डाइइन, हेप्टा डाइइन। तो हेक्स का हेक्सा बन जाता है, हेप्ट का हेप्टा बन जाता है, तो उसी तरह डेक का डेका बन जाएगा। तो ये छोटा सा माइनर सी डिटेल थी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सब कुछ समझ आ गया। 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 8 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1,6,8 ट्राइइन। क्लियर। स्पाइरो की नेमिंग किस तरीके से करना, बेसिक्स आइडिया मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 5 एसिटाइल 4 साइक्लो प्रोपाइल 3 फॉर्माइल 2 सल्फो हेप्ट 5 इनोइक एसिड। अच्छा एक चीज करना, यहाँ टाइपिंग में ना थोड़ा सा गैप दे दिया है, ये गैप नहीं होता, साइक्लोप्रोपाइल बिल्कुल इकट्ठा रहेगा ये, ठीक है, गैप बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो वो टाइपिंग का यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो आप ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन सही से लिखा हुआ आएगा। तो बताइए ये नाम कौन से स्ट्रक्चर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ए बी या सी या एक से ज्यादा भी आपके सही हो सकते हैं। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से। सॉल्व हो रहा है देखिए, तो अगेन सबसे पहला काम है आपको मेन फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। 5 के बाद नीचे चलोगे 2 कार्बन है, आगे चलोगे तब भी 2 कार्बन है, ठीक है। तो कहां चलेंगे, देखिए आगे जाते तो आपका ये आपका कार्बोनिल आएगा, ठीक है। तो 5 पे इन्होंने एसिटाइल बोला हुआ है, हाँ जी 5 पे एसिटाइल बोला है, मतलब ये वाला आपका ब्रांच है ना, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे नीचे भी 2 मिल रहे थे, यहाँ पर भी तो आपको 2 मिल रहे हैं, पर यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इंक्लूड हो रहा है, वहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये आपका नंबर 1 आ जाएगा, ये 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7। देखो 4 पे यहाँ पर भी आपका साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। और 2 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आपका यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है। 3 पे CHO है, यस 3 पे CHO फॉर्माइल है, बिल्कुल है। और 5 पे COCH3, यस 5 पे COCH3 है। मतलब सेम स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, यस यहाँ पर भी है। तो मतलब ये A और B दोनों स्ट्रक्चर तो एक्जैक्टली सेम है,
बस टेढ़े अलग तरीके से लिखे गए हैं, बट एग्जैक्टली सेम ही स्ट्रक्चर है। यहां पर बात करें, कार्बोक्सिल 1 पे है, 2 पे सल्फोनिक है, 3 पे CHO है, 4 पे आपका साइक्लोप्रोपाइल है, 5 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे एसिटाइल भी है। मतलब तीनों ही एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हैं, बस अलग तरीके से ड्रॉ किया गया था आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो तीनों बिल्कुल सही है, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, था ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्राइमरी प्रीफिक्स इन आयुपेक नॉमेनक्लेचर। ये हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये, काफी बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि सर अच्छा प्रीफिक्स में कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी भी होते थे। ठीक है, चलिए आई थिंक 20 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। डन हो गया। देखो, ओइक एसिड आपको पता है कि सर ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स है, राइट। एंड मिथॉक्सी एज अ ब्रांच लेते हैं, ब्रांच आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, प्राइमरी होता है आपका साइक्लो। अब साइक्लो हो या बाईसाइक्लो हो, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, आपका प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा। तो बाईसाइक्लो, मिथॉक्सी हो गया, ब्रोमो हो गया, ये नॉर्मल ब्रांचेस हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंट किए जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इतनी सिंपल सी चीज जहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट। चलो 1 मिनट फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां पर भी एक छोटी सी गलती करने की संभावना हो जाती है। ये 2 बेचारा उठ के यहां पर आ गया, ये 2 यहां पे था, ये 4 यहां पे था। चलिए स्टार्ट करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इनकरेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। देखो यहां पर आपके पास साइक्लिक है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ही हमारा प्रायोरिटी होगा, वही हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। अब डबल बॉन्ड जब रिंग के अंदर होता है तो नंबरिंग किधर से शुरू करते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही करेंगे। यस, अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, मैं नंबरिंग इधर से शुरू करूं या इधर से करूं, बात बराबर है। चलिए मान लीजिए यहां से करते हैं 1। अब जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू की, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि चलना इधर को चल पड़े, नहीं, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है। ऐसा मत कर देना कि सर नंबर 1 यहां डाल दिया फिर 2 यहां से चल दिया, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए ही चलना है हमेशा। तो 2 यहां पे आएगा, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो बेटा 3,6 पे डाइमिथाइल आ रहा है, ये साइक्लोहेक्स-1-इन या सिंपली हेक्सीन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपका बिल्कुल सही है, इसकी नेमिंग बिल्कुल सही की है। यहां पर अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर में, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली गलती वो ये कर देते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको बोल देते हैं 1 1 2 3 कि सर 2 3 डाइमिथाइल आ जाएगा और 1 पे डबल बॉन्ड भी आ गया। तो सर हाँ, हमने डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट भी कर दी, डबल बॉन्ड को कवर भी कर लिया, और सर 2 3 पे हमारे लोकेंट्स भी आ गए। यहां देखो लोकेंट सर 1,6 पे आ रहे हैं, सर हमारे तो 2,3 पे आ रहे हैं, तो हमारा नाम सही है। यहां पर आप गलती कर देते हो। यहां पर क्या था, ये जो दोनों कार्बन है जिन पे डबल बॉन्ड है, इन पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, राइट, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं किसी भी पॉइंट से नंबरिंग शुरू कर सकता था। इसको भी नंबर 1 बोल सकता था, इसको भी नंबर 1 बोल सकता था। पर यहां पे बच्चे दिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, वो दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, एक उनमें से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक पे ब्रांचिंग ज्यादा है, एक पे नहीं है। तो हमेशा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है डबल बॉन्ड वाला रिंग के अंदर, उसी से नंबरिंग शुरू की जाती है। क्योंकि रिंग के अंदर तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, साइक्लिक है, कोई एंड तो उसका है नहीं कि लेफ्ट साइड से करें कि राइट साइड से करें, तो रिंग में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, जो मोर अल्काइलेटेड या मोर ब्रांच्ड कार्बन है, उससे नंबरिंग शुरू की जाती है। तो ये ही 1 होगा। अब ये 1 होगा तो सेकंड रूल क्या बोलता है, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलें। तो 2 3 4 5 6, तो बच्चों आपका 1,6 पे आया डाइमिथाइल, आया ना। यस, तो ये बिल्कुल सही है, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन या हेक्सीन, तो ये बिल्कुल सही था। थर्ड की बात करें अगर हम, 6,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। देखिए, अब ये जो दोनों पोजीशन है, कोई ज्यादा अल्काइलेटेड है नहीं है, तो नंबरिंग में सर ऊपर भी कर सकता हूं 1 और नीचे वाले को भी 1 कर सकता हूं। ऊपर वाले को करूंगा तो ऐसे चलना पड़ेगा और ये 6 पे आएगा, और यहां से करता हूं तो ये सर 3 पे आएगा। ये 3 पे आना बेटर है ना, या 3 डाइमिथाइल, इन्होंने 6 डाइमिथाइल बोला हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, 1,5। अब यहां पर क्योंकि ये वाला कार्बन ज्यादा अल्काइलेटेड है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2
3 4 5, हाँ जी 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही है। तो ये चीज समझ आ गई। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो क्या गलती नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है जहां पर आप गलतियां करते हो। बस इन चीजों का ध्यान रखें, ये गलतियां ना करें, एवरीथिंग इज गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुपेक नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्राणी क्या होगा? 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए। ये तो रिलेटिवली काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है ना? पीछे वालों के कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा सीधा सा मासूम सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1 ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक, फिर 2 ये 3 ये 4 और इधर को चल पड़ो ऊपर को 5। तो 5 कार्बन के आपके बच्चे पास मेन चेन आई, पेंट 2 इनोइक 2 इनोइक 2 इनोइक। ठीक है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, इनोइक है, ये सबको क्लियर है। तो बाकी की जो कहानी बची वो यहां पे है कि 2 अमीनो 3 क्लोरो या 3 अमीनो 4 क्लोरो। देखिए 2 पे क्या आ रहा है आपके पास? 2 पे आपका मिथाइल आ रहा है, 3 पे अमीनो है। तो 2 पे अमीनो है नहीं, अमीनो है 3 पे। ठीक है, तो 3 अमीनो, दैट इज राइट। 4 पे क्लोरो है, यस 4 पे क्लोरो भी है, बिल्कुल सही है। और 2 पे मिथाइल है, तो ये अल्फाबेटिकली भी करेक्ट है। 3 पे अमीनो है, 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल है, पेंट 2 इनोइक एसिड, दैट इज राइट। ठीक है, और कोई तरीका नहीं था। चलो आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यस ये वाला प्यारा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप आराम से 1 मिनट लगा सकते हैं, पर जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं वो जानते हैं कि यहां पर क्या माजरा है, क्या यहां पे ट्रिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड मल्टीपल भी हैं। फिर ऐसे में क्या करेंगे, क्या करेंगे बंधु? यहाँ पे ऑक्टेन ट्राइओइक है, यहाँ हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक है, या ऑक्टेन डाइओइक है, यहाँ पे ऑक्टेन डाइओइक है। तो 3 में तो यार ऑक्टेन दिया हुआ है। तो अगर हम जनता की राय के साथ चलें कि 3 ऑप्शन में सर ऑक्टेन डाइओइक ट्राइओइक कुछ ऐसा दिया है, मतलब 8 कार्बन की मेन चेन शायद हो सकती है, राइट? है ना? कि सर यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सर 8वें पोजीशन पे 1 और 8 पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक आ गए, बीच वाला ब्रांच है उसको ब्रांच में ले लेंगे हम, है ना? ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है ना? 1 2 3 4 है ना, 4 पे ये लगा हुआ है तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे हम इसको, है ना? 4 पे कार्बोक्सी कुछ इस तरह से, राइट? ऐसा होगा? नहीं ऐसा नहीं होता। देखो नॉर्मल इसका इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, एक बड़ा सा सिंपल सा पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर मेरे पास COH है, यहां पर भी COH है और यहां पर भी COH है। ठीक है, क्या रुको रुको रुको, मैं थोड़ा सा साइड चेंज। हाँ ये वाला पहले इसकी नेमिंग करके देखते हैं। देखो अब यहां पर अगर आप सोचें कि सर नंबरिंग कैसे करेंगे, सर 1 2 क्योंकि कार्बोक्सिलिक आपका फंक्शन ग्रुप भी और उसका कार्बन नंबरिंग में काउंट भी होता है, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चे आपने इन 2 कार्बोक्सिलिक के कार्बन को तो काउंट कर लिया नंबरिंग के अंदर, इस बेचारे को छोड़ दिया। तो अब ऐसा भेदभाव इसके साथ क्यों? तो जब तीनों फंक्शन ग्रुप सेम हैं और ये स्ट्रेट चेन है, ये चेन के 2 ही अंत होते हैं, 2 ही एंड्स होते हैं, तो आप इन दोनों को ही एंड्स में ले सकते हो या इन दोनों को ले सकते हो या उन दोनों को ले सकते हो। आप 3 कार्बोक्सिलिक को एंड में नहीं ले सकते क्योंकि कार्बोक्सिलिक पे चेन एंड हो जाती है, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है और चेन के 2 ही एंड होते हैं। तो 3 में से 2 ही कार्बोक्सिलिक को आप इंक्लूड कर सकते थे, तो तीसरा तो छूट जाएगा बेचारा, उसके साथ तो भेदभाव हो गया। ऐसे केस में अगर आप सारे के सारे कार्बोक्सिलिक को इंक्लूड नहीं कर सकते, और बात सिर्फ कार्बोक्सिलिक की नहीं है, यहां पर इसकी जगह CHO भी होता, कोई और ग्रुप भी होता जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, बात उसकी भी है। ठीक है, तो अगर आप तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते मेन चेन के अंदर तो फिर तीनों को ही एक्सक्लूड कर दीजिए, पर तीनों को बराबरी का दर्जा देना, बराबरी का ट्रीटमेंट देना है। तो अगर तीनों को एक्सक्लूड कर दूं तो नंबरिंग फिर यहां से शुरू नहीं होगी, नंबरिंग होगी यहां से। ठीक है, क्योंकि यहां से चलूंगा तो 2 पे 1 2 3, वहां से चलूंगा तो भी 1 2 3, ब्रांचिंग एंड ऑल सब कुछ सिमिट्रिकल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं या वहां से करूं। 1 2 3, तो बच्चे ये 3 कार्बन की चेन आ गई ना, मैंने इसको इंक्लूड किया ना इसको इंक्लूड किया ना ही इसको इंक्लूड किया। तो अब क्या करेंगे,
3 कार्बन है, यस। ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। कोई ब्रांच है क्या? कोई प्रीफिक्स है यहाँ पे? नहीं सर, प्रीफिक्स तो कोई भी नहीं है। तो यहां पर आप डायरेक्टली वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आ जाएगा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओइक एसिड। नो, ओइक वर्ड तब यूज करते हैं जब इस कार्बन को आपने मेन चेन में काउंट किया होता है। यहां पर तो काउंट नहीं किया, तो पूरा कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है, ओइक नहीं लिखा जाता। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज समझ आई। अब इन तीनों जगहों पे अगर मैं CHO लिखता, तो ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड होता, पूरा कार्बल्डिहाइड, ना कि अल। समझे? अब यहां पर भी भेदभाव नहीं करना भैया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सारे कार्बोक्सिल को इंक्लूड तो नहीं कर सकते, तो उनको एक्सक्लूड करो। ओके, तो एक्सक्लूड करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये आ जाएगी, ये वाली। ठीक है सर, वाई नॉट दिस? ये वाली क्यों नहीं पकड़ी आपने? उसमें क्या होना था, यहां बीच में CH2COH आ जाना था। ठीक है, तो हम चाहते थे कि COH हमारा नियरेस्ट रहे, तो बीच में एक और CH2 वगैरह उस तरह की चीज ना आए। ओके, अब देखो यहां से अगर हम देखें, इधर से अगर मैं चलता हूं तो 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं। वहां से चलूं तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे ब्रांचेज आ रही हैं। ऑब्वियसली मैं कहां से चलूंगा? जहां से ब्रांचेज मुझे नजदीक मिलेंगी। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो 2 पे क्या आ गया आपके पास? इथाइल आ गया, राइट? यस, तो 2 पे इथाइल है। इथाइल हटाइए। ठीक है, और ये जो ओइक है ना, ओइक तो वैसे हटा दीजिए, है ना। डाई ओइक, ओइक तो भैया लगेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं COH वाले, तो कार्बोक्सिलिक पूरा लिखा जाएगा। तो 1 पे भी कार्बोक्सिलिक है, 4 पे भी है और 6 पे भी है। ठीक है, तो 1,4,6 हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की मेन चेन थी और 2 पे पहले ब्रांच भी है, तो पहले ब्रांच लिखा, फिर 1,4,6 हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या हेक्सेन 1,4,6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लोकेंट्स पहले भी लिखे जा सकते हैं और इसके बाद भी लिखे जा सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ये दो अलग अलग तरह के आयुपैक के रूल्स के ऊपर बेस्ड है ना। एक पुराना वाला रूल और एक नया वाला रूल है, तो कोई बात नहीं है, आप लोकेंट्स पहले लिख दीजिए या फिर बाद में लिख दीजिए, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उससे आपका कंपाउंड बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया ओइक क्यों नहीं लिखना है यहाँ पे। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर मैं COH की जगह अगर मैं CHO डाल दूं, तो वो ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन हेयर। ये तो आसान थे, काफी आसान क्वेश्चन है ये तो, 30 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अब आईपैक नेमिंग में बहुत ज़्यादा डीप डिटेल मैकेनिज्म इस तरह की चीज़ों में तो जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर यही है हमारे बेचारे तर्कश के तीर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? सर ये ईथर है। हाँ जी। और ईथर का क्या अपना कोई सफिक्स होता है? जैसे कार्बोक्सिलिक का ओइक होता है, अल्कोहल का ओल होता है ना। क्या ईथर का भी कोई सफिक्स होता है? नहीं सर। तो ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं? सर ईथर की नेमिंग की जाती है एल्कोक्सी अल्केन की तरह। ठीक है, इनको एल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है, मतलब इनका जो OR वाला पार्ट है उसको एल्कोक्सी मतलब एज अ ब्रांच ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ईथर एक फैमिली है, पर इसका अपना कोई सफिक्स नहीं है। ठीक है, ओके डन। तो एल्कोक्सी अल्केन लिखना मतलब अल्टीमेटली अल्केन ही मेरा मेन चेन यहां पर है। ठीक है, तो यार ऑक्सीजन की तरफ देखो 2 कार्बन है, उधर देखो तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो ऑब्वियसली बात है 5 कार्बन वाली मेरी मेन चेन बन जाएगी। अब 5 कार्बन में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? यहां से करता हूं, तो 2 पे आपका क्या बन जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज इथॉक्सी। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करूं तो 2 पे इथॉक्सी आ जाएगा, 3 4 5 और 5 पे क्लोरो आएगा, तो 2 और 5 आए, है ना लोकेंट्स। यहां से शुरू करता हूं तो 1 पे क्लोरो, 2 3 4 और 4 पे इथॉक्सी 1,4। तो ऑब्वियसली वो लोअर लोकेंट है 1,4, तो ऑब्वियसली बात है 2 इथॉक्सी वाला आउट। 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी और 5 कार्बन की चेन, दैट इज पेंटेन। 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी पेंटेन, थर्ड ऑप्शन इज राइट। सेकंड को देख लीजिए, 1 क्लोरो लिया, 4 इथॉक्सी लिया, फिर 4 मिथाइल लिया है। अरे भैया जब चेन सीधी जा रही है तो 4 में मिथाइल क्यों ले रहे हो? वो तो 5वां कार्बन काउंट हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो ये भी एक गलत हो गया। 5 पे क्लोरो नहीं, वो आपका लोकेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल।
चलिए नेक्स्ट, डाइपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन बंधु का क्या करेंगे हम? चलिए अब सबसे पहले अब यहां पर देखें, इट इज क्या है ये? अमीन है। हाँ जी, नाइट्रोजन बेटा तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज अ 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन में भी कोई बात नहीं, आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी आ रही है? C2H5 है ये, मतलब यहाँ 2 कार्बन है, 2 3 4 5 है ना। तो C2H5 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं, मैं इसको मैं CH2CH3 करके लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं कहाँ से चलता हूँ, देखो यहाँ से चला ऐसे करके, तो ये बेचारा 1 2 3 4, पर 1 2 3 4 5, तो यार 5 कार्बन की चेन तो बन सकती है, आराम से बन सकती है। पेंटेन 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 अमीन मिथाइल पेंटेन, हाँ देखो 5 कार्बन की चेन दोनों ली हुई है। अब बात ये यहाँ से चले 1 2 3, तो 3 पे ये ब्रांच आएगी, मतलब ये जो अमीन वाला ग्रुप है ये 3 पे आएगा। और यहाँ से चलते 1 2 3, यहाँ से भी 3 पे ही आ रहा है, सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी चलो वो 3 पे ही आना है। तो 3 पे अमीन आपका बन रहा है, वो बात भी बिल्कुल सही है, इन्होंने लिया हुआ है। अब बच्चे 3 पे अमीन तो है, देखो ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, इनका क्या करेंगे? ये मेन चेन में तो काउंट हो नहीं रहे। और ब्रांच की भी बात करें तो 1 2 3 4 5 इसमें कहीं पर भी नहीं लगे हुए, ये बाहर है, पर इनको मेंशन तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए N, डाई मिथाइल, तो N ही इनका लोकेंट है, ठीक है। तो 3 डाईमिथाइल अमीनो ने भी, ये डाईमिथाइल अमीनो नहीं बोलते इसको। 3 पे N, ट्राई मिथाइल नहीं, N, पे ट्राई मिथाइल का है, 2 मिथाइल लगे हैं यहाँ पे, 3N ट्राई मिथाइल, हाँ दैट इज फाइन। ये मिथाइल कहाँ कहाँ लगे हैं? क्या यही 2 मिथाइल हैं ब्रांच में? एक ये भी तो है। तो यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो 3 पे भी एक मिथाइल है, एक N पे है और एक और N पे है, तो मेरे पास टोटल 3 मिथाइल हैं, और वो 3 कहाँ लगे हैं? 3NN, ठीक है। तो 3NN, इसका क्या मतलब हो गया? 3 डैश ब्रैकेट में, मतलब 3 पे एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगा हुआ है। अच्छा, तो 3 पे N डाइमिथाइल, अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच की तो जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की, इट इज सिंपली N डाइमिथाइल, ठीक है। तो 3N, ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 अमीन। इन्होंने क्या लिखा है? 3 मिथाइल पेंटेन, इन्होंने अमीनो बोल दिया इसको। अरे भैया मेन ये आपका अमीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये आपका अल्केन नहीं है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने पेंटेन लिख दिया है, इसको अल्केन बना दिया है, तो ये तो आपका फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही नाम उसका गलत हो गया। अमीनो पेंटेन नहीं, अमीन आएगा लास्ट में, तो इसलिए ये वाला भी आपका यहां से गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो समझ आ गया, 3 मिथाइल थे मेरे ब्रांच में, एक थर्ड कार्बन पे लगा हुआ मेन चेन के, और 2 लगे नाइट्रोजन के साथ। तो 3N, ये उसके लोकेंट्स हो गए, ट्राइमिथाइल और पेंटेन, और 3 पोजीशन पे अमीन है। डन। चलिए नेक्स्ट वन, आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। चलो देखो कितना प्यारा सा डिजाइन है ये। देखो आईयूपैक नेम का एक फायदा है कि ऑर्गेनिक के जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर कोई डिजाइन बहुत ही अच्छा सा सिमेट्रिकल सा रहेगा, तो रंगोली के डिजाइन कभी बनाने हो तो वहां से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। 2-4 बेंजीन आपस में इकट्ठी कर दी, किसी का एरोमेटिसिटी करवा दिया, किसी का नहीं करवाया, ठीक है, तो वहां से काफी अच्छे डिजाइन वाले आइडियाज आपको मिल सकते हैं। यहां पर मेन पॉइंट अब आ गया कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा। तो चलिए सोचिए इसके बारे में, फंक्शन ग्रुप हमारा क्या होगा यहाँ पे, और कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? ठीक है, फिनोल वाली कहानी करेंगे या ओन वाली कहानी करेंगे? ठीक है, सोचिए। तो लगा कुछ दिमाग? लगा? देखो OH भी है, अल्कोहल भी है, फिनोल भी है, और कीटोन भी है। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर कीटोन को मिलेगी ना, ठीक है। यस, तो मतलब ये बाहर का जो 3 मेंबर्ड रिंग आ गया, यही आपका मेन चेन हुआ। यस, और मेन चेन में भी क्योंकि कीटोन यहां पर लगा हुआ है, तो इसी को नंबर 1 लिखेंगे। बिल्कुल सही, सही बात है। तो मतलब फिनोल वाली ऑप्शन आउट होगी, फिनोल आपका यहाँ पे सफिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन आपकी आउट होगी सिर्फ यही आइडेंटिफाई करने से कि मेन चेन आपकी कौन सी है। अब बच्चे यहां से अगर मैं चलूं तो 2 पे हाइड्रोक्सी, और यहां इधर को चलूंगा तो 2 पे ये ग्रुप है,
इसको प्रायोरिटी दूं या उसको दूं? ठीक है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लिखूं या फिर ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप लिखूं? तो बात आती है कि सर अल्फाबेटिकली, क्योंकि लोकेंट तो सेम है। ऐसे चलूंगा तब भी 2,3 पे ब्रांचेज आ रही हैं, ऐसे चलूंगा तब भी 2,3 पे ही आ रही हैं, है ना? तो ब्रांचेज मुझे 2 और 3 पे ही हैं। अब 2 में इसको कहूं या उसको कहूं, बात यह आएगी अल्फाबेटिकल सर प्रायोरिटी किसकी मिल रही है। देखो ये है सिर्फ हाइड्रोक्सी, ये क्या है, ये बंधु क्या है, ये आपका अगर हम सिर्फ इस कार्बन को छोड़ दें तो उसके आगे ये फिनाइल है, और उसमें ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 4 पे आपका हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इस पोजीशन पे अगर हम लें इसको एज अ ब्रांच, तो मिथाइल के आगे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लिया इन्होंने भी 2 पे हाइड्रोक्सी लिया, तो बात ही खत्म होगी। मतलब ये सोचना ही नहीं कि 2 पे क्या लेना है, 2 पे हाइड्रोक्सी ही लिया हुआ है। और 3 पे क्या है, 3 पे देखो 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 डैश पे हाइड्रोक्सी लगा है, हाँ जी, 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। अच्छा, और आगे साइक्लोप्रोप बोल दिया। अरे इस कार्बन का क्या, ये बीच में जो है हाइड्रोक्सी फिनाइल में हाइड्रोक्सी आ गया, बेंजीन रिंग आ गया, उसके आगे एक और CH2 था, उसको तो मिस कर गए। तो यहां पर ये कार्बन को मिस कर गए, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वाला सही है। 3 पे क्या है, 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिर आगे एक और मिथाइल है, हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल। समझे? अब बात ये आएगी कि सर इसको 3 ही क्यों लिया। देखो ये क्या था, सिंपल हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, यहां तक तो अल्फाबेटिकल आपका कॉमन चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा पूरे हाइड्रोक्सी में। अब उसके बाद ये बंदूक खत्म हो गया और वो चल रहा है अभी भी, इसलिए ये जीत गया रेस, ये पहले खत्म हो गया। समझे? तो ये अल्फाबेटिकल में भी प्रायोरिटीज को मिलेगी, इसलिए 2 पोजीशन आपकी यहां पर लिखी गई। ठीक है, और 3 पे आपका क्या लगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो उसको पैरेंथेसिस में लिया आपने, ब्रैकेट्स में लिया है। तो 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल, एंड ये आपका 3 कार्बन का जो मेन चेन है वो साइक्लोप्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे आपका ओन है, तो साइक्लोप्रोप 2 इन 1 ओन। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था ये, था ना? ठीक है, तो मानना तो पड़ेगा तुम्हें, प्यारा तो था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इसका बताइए। अगेन यहां पर भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, एक ही रिएक्शन से, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे रिवाइज भी हो जाएंगे सबकी नेमिंग। ठीक है, 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड्स, उससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए इसमें। तो सबसे पहला काम है ना, आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। सबसे पहले तो देखो कि चारों ऑप्शन में डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, हेक्सेनोइक 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 सब में दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका फंक्शन ग्रुप आ गया 1 2 3 4 5 6, 5 पे ब्रोमो है, हाँ जी 5 पे ब्रोमो है, 4 पे फॉर्माइल। अब देखो अल्फाबेटिकल अगर आप चलोगे, क्या 2 पे ब्रोमो आ सकता है आपका, नहीं, 5 पे ब्रोमो है, बिल्कुल सही है। इन्होंने 5 पे ब्रोमो है, 5 ब्रोमो है, तो यहां पर भी 5 ब्रोमो है। और अल्फाबेटिकली क्या देखा, फॉर्माइल पहले लिख दिया, ब्रोमो आपका लास्ट में लिखा, तो अल्फाबेटिकली ये वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। क्लोरो पहले लिख दिया इन्होंने और ब्रोमो आगे लिखा लास्ट में, ये भी अल्फाबेटिकल गलत हो गया, क्योंकि अल्फाबेटिकल तरीके से ही सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। तो ब्रोमो पहले आएगा, 5 पे ब्रोमो है। 3 पे कार्बेमोइल, बेटा CONH2 जो होता है ना अमाइड, इसको जब प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको लिखते हैं कार्बेमोइल, तो 3 पे कार्बेमोइल है, और 3 पे क्लोरोकार्बोनिल भी है। आप इसको क्लोरोकार्बोनिल बोल दो या क्लोरोफॉर्माइल बोल दो, दोनों बात चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बेमोइल और क्लोरोफॉर्माइल में सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? देखो कार्बन कार्बन, ठीक है, अल्फाबेटिकली कार्बन तो सेम आ गया, अगला ए है, अगला एच है, तो ए और एच में ए की प्रायोरिटी ज्यादा हुई, तो इसलिए अल्फाबेटिकली ये वाला आगे है दोनों 3 पे, पर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के बेसिस पे कार्बेमोइल को पहले लिखा गया। देन लास्ट में 4 पे आपका CHO लगा, दैट इज फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। आसान सिंपल सरल क्वेश्चन। ऑप्शन का ये बड़ा फायदा होता है कि ऑप्शन देख के ना काफी ज्यादा हिंट मिल जाते हैं, अच्छा यही है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, तो हिंट मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इतने कार्बन की मेन चेन ही सारी ऑप्शन में ली गई है। अगर ऐसा हो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पे आ जाए तब मजा आएगा, या इसके ऊपर कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन डिजाइन किया जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, मान लो कर सकते हैं इसके ऊपर इंटीजर क्वेश्चन डिजाइन किया ऐसा जहां पर आपको करेक्ट नेम लिखना है, करेक्ट नेम के बाद जितने भी उसके लोकेंट्स थे
उनको ऐड करना है, ठीक है, उनको ऐड करना है और उसमें आगे फिर कुछ और दो चीजें ऐड कर दो कि सफिक्स में क्या था उसको मेंशन करके उसका भी कुछ इंटीग्रल वैल्यू बना दो और उन सारी वैल्यूज को ऐड करके नेट वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज योर इंटीजर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो सोचना इसके बारे में। तो जब भी एक तरह का क्वेश्चन करो, हमेशा सिर्फ उस क्वेश्चन पे स्पेसिफिक मत हो जाओ, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। बात यह कि इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आंसर निकला नहीं निकला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन से कुछ सीखा तो आपने समय अपना सही इस्तेमाल किया है। अगर कुछ सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और ये भी सोचो, क्या इस क्वेश्चन की कोई और वेरिएशन भी बन सकती थी? अगर बन सकती थी तो क्लास के बाद थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में सोचें। यही है एक्स्ट्रा जो एक जे एडवांस के कैंडिडेट को मेंस के कैंडिडेट से सेपरेट करता है। मेंस के कैंडिडेट को पता है कि ये है, यही आना है, यही पढ़ना है, ये रट के जाना है, समझ मुझे आया नहीं आया डजेंट मैटर, जाके टिक कर दूंगा सही ऑप्शन पे तो नंबर मिल जाएंगे। पर जे एडवांस वाला चाहेगा कि मैं उसको समझूं, सोचूं और उसके डीप जाऊं उसके मीनिंग में कि ऐसा कर दें तो क्या होगा, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरह की चीजें आईआईटी पूछता है। वो चाहता है कि आप सोचो टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनके आसपास। तो जब भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा कीप आस्किंग क्वेश्चंस। कभी कभी आंसर नहीं भी मिलते हैं, बट डू नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 मिनट इस क्वेश्चन पे लगाइए जल्दी से। मतलब जल्दी से तो क्या लगाओगे, 1 मिनट, पूरा 1 मिनट है, उसको पूरा 1 मिनट ही लगाओ, राइट। एंड एंथुजियाज्म हाई है ना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है और एडवांस वाले कैंडिडेट्स को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग रहती है एडवांस में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन में आपको उलझाएगा तो वो है, ठीक है। कुछ ग्राफिकल एनालिसिस होगा या कुछ ये ना कहीं ये इक्वेशन लिखी वहां से कुछ निकालोगे वैल्यू, उसको आगे पुट करोगे, कुछ और निकालोगे, तो फिजिकल में लेंथ आ जाती है क्वेश्चन की। पर ऑर्गेनिक में आपको ऑप्शन से हिंट मिल जाता है और फंडामेंटल सही हैं, तो आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो। इसलिए ऑर्गेनिक पे जितनी मेहनत कर सको, पुराने क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, लास्ट 10 सालों के पेपर पूरी तरह सॉल्व कर दो, पूरी तरह, ठीक है। 10 ईयर्स के पेपर में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, और वो भी आंसर देख के नहीं, खुद सोच के समझ के। वर्स्ट सिनेरियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तब जाके उसका सोल्यूशन देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है। वो जो स्ट्रगल आप करेंगे ना, वही आपकी मेहनत है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अगर हम ऑप्शन से हिंट लेने की बात ना करें, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते ऑप्शन से हिंट नहीं लेते, ठीक है। देखो अब यहां में मेन फंक्शन ग्रुप आपका क्या आ जाएगा, ये एस्टर COOR। अब ये COR जो है, इसमें R क्या है, देखिए ये आपका COO, आगे CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल, है ना। और एस्टर का नाम जब भी लिखते हैं तो अल्काइल ग्रुप को सबसे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, बाकी नाम पूरा आगे चलता रहता है, और O8 लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ओल लगेगा क्या सर, ओल तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर अल्कोहल आपका फंक्शन ग्रुप नहीं है, एस्टर है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल सबसे पहले आ जाएगा, हाँ जी आइसोप्रोपाइल आ गया, आइसोप्रोपाइल आ गया, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपकी आउट हो गई, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है। और 3 पे अब देखो आइसोप्रोपाइल है, अब एक कार्बन से बच्चे चेन नहीं बनती, एक कार्बन से चेन नहीं बनती। चलिए आपको उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर मैंने COH लिखा, इसका नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का दिमाग क्या चलता है। व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या, आईयूपैक नेम क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, राइट, गलत, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ऐसा क्यों, देखो ये कार्बन एक अकेले कार्बन से चेन नहीं बनती, अगर इसको मैं 1 लिख दूं, ये तो बाहर है, रिंग से बाहर है, तो ये मेरा ब्रांच बन जाएगा पूरा, पर एक कार्बन की चेन थोड़ा ना बनेगी, फॉर्मिक एसिड थोड़ा लिखूंगा इसको मैं। तो मतलब साइक्लोहेक्सेन बोलने का मतलब कि ये आपकी चेन तो आप मेन इसको ले रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग तो आप यहां कर रहे हो, तो ये कार्बन तो 1 में काउंट हुआ नहीं। तो जब ओइक लिखते हैं तो उस कार्बन को मेन चेन में काउंट भी तो करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनोइक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लोहेक्स में ये 6 कार्बन काउंट हुए, ये नहीं काउंट हुआ, ये 7वां है,
यहां देख लो, वो 7वें कार्बन को आपने कहा मेंशन किया, यहां पे कार्बोक्सिलिक। तो ओइक नहीं लिखना है, जिसको आप बेंजोइक बोलते हो उसका भी एक्चुअल नेम था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पर वो बन गया बेंजोइक, और वो बेंजोइक एक्सेप्ट भी हो गया कॉमन नेम की फॉर्म में और आईयूपैक नेम की फॉर्म में, तो बेंजोइक के लिए वो एक्सेप्टेबल है, यहां नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं COOCH3 कर दूं इसका, तो अब इसका क्या करेंगे सर? अब देखो अभी एस्टर आ गया, सबसे पहले मिथाइल को मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, तो ये मिथाइल आ गया मेरा सबसे पहले। अब साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, मिथाइल सबसे पहले लिख लिया ना, अब लिख लीजिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो सिर्फ O8 नहीं आएगा, पूरा कार्बोक्सिलेट आएगा। अब तो वैसे ही अब ये एक कार्बन है, एक कार्बन से चेन नहीं बनती, तो मतलब ये रिंग ही मेरा मेन चेन होगा। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1, क्योंकि 1 पे आपका फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट है ना नजदीक रखने की कोशिश करेंगे हम। 1 2 3 वहां से चलता तो 1 2 3 वो 4 पे आता, तो 3 पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसमें भी क्योंकि कार्बन चेन है तो उसकी अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो बेटे जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता है उसको 1 डैश लिखते हैं, उसके बाद उसमें लॉन्गेस्ट चेन पकड़िए। अब इसमें सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन एक ही तरफ आ सकती है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 2 पे ब्रोमो है और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। ठीक है, राइट। तो देखिए 3 पोजीशन पे ये ब्रांच लगी है, 1 2 3, यस 3 पे ये ब्रांच है, हाँ जी। उस ब्रांच में 2 पे ब्रोमो है, हाँ सर 2 डैश ब्रोमो, और 3 डैश पे हाइड्रोक्सी है, हाँ जी 3 डैश पे हाइड्रोक्सी है। अब उसके आगे क्या है, इज इट प्रोपाइलीडिनाइल और इट इज प्रोपाइलिडीन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता उसको प्रोपाइल बोल देता मैं, ठीक है, बट ये डबल बॉन्ड से जुड़ा जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ना तो उस चेन का हिस्सा है ना इस चेन का हिस्सा है, ये रिंग और साइड चेन को जोड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड को किसी भी एक में काउंट नहीं कर पा रहे हम। डबल बॉन्ड ना तो मेरा रिंग के अंदर है ना मेरा रिंग टोटली बाहर है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, अल्काइलिडीन बनता है नाम, क्या बनता है, अल्काइलिडीन। तो ये क्योंकि प्रोपाइल था तो बन जाएगा इसका प्रोपाइलिडीन, ऐसा नहीं बनता, प्रोपाइलिडिनाइल नहीं होता, प्रोपाइलिडीन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे साइक्लोपेंटेन, ये 5 आ जाएगा, और कार्बोक्सिलेट, ये तो देखो हिस्सों हिस्सों में इसको डिवाइड करके सॉल्व किया। पहले एस्टर था, उसका अल्काइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल, उसको आगे लिख दिया, हाँ जी। फिर ये मेन चेन पकड़ी 1 2 3 4 5, 3 पे आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच उसको ब्रैकेट्स में लिया। उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 3 कार्बन थे, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश नंबरिंग की। 2 डैश पे ब्रोमो था, 3 डैश पे आपका हाइड्रोक्सी था, तो 2 डैश पे ब्रोमो, 3 डैश पे हाइड्रोक्सी और प्रोपाइलीडीन। तो जब डबल बॉन्ड के थ्रू आपका साइड चेन कनेक्ट करती है उसको अल्काइलिडीन कहते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप यहां पे, तो चलिए इसको सॉल्व करिए आराम से, 1 मिनट के अंदर ये वाला भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन समय हमें आईयूपैक नेमिंग में ही लगेगा, इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन करने उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो जेई मेंस लेवल के बेसिक आपके डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड एनसीईआरटी वाले ही होंगे, उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। यही मेन पार्ट है जिसमें हम समय थोड़ा सा लगाने वाले हैं। एंड इस सेशन के बाद यू विल रियलाइज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करके काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, काफ़ी अच्छे से आईयूपैक के फंडे रिवाइज भी हो गए। तो आईयूपैक को रिवाइज करने का तरीका ही बेस्ट ये है, 50 अच्छे क्वेश्चन उठा लो, उनको सॉल्व करते करते तुम्हें सारे रूल्स भी याद आ जाएंगे, जो नहीं भी पता होंगे वो भी पता लग जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आपका पूरा आईयूपैक रिवाइज हो जाता है, वापस से पूरी थ्योरी को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। एक बार आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है आईयूपैक, अब बस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से आपको सब कुछ वापस याद आ जाएगा कि रूल कैसे लग रहा था। देखिए पहला वाला अगर हम देखें, ये एस्टर है, एस्टर में सबसे पहले अल्काइल को लिखा जाता है, तो इथाइल हमने आगे लिख दिया, हाँ जी। उसके बाद मेन चेन है ना यहाँ पे, है सर 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, हाँ सर 2 पे मिथाइल आ गया, और 2 पे फिनाइल भी है,
हाँ जी, तो 2 मिथाइल 2 फिनाइल अल्फाबेटिकली करेक्ट लिखे हुए हैं। हाँ जी, एम उसके बाद पी अल्फाबेटिकल भी सही है, और 3 कार्बन का एस्टर है तो प्रोपेनोएट बिल्कुल सही है, पहला वाला करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, हमें बोलना है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 2 कार्बन की मेन चेन आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस बेंजीन को लूं तो इसके साथ धोखा हो जाएगा बेचारा, ये बोलेगा यार मेरे साथ भेदभाव कर लिया, मैं भी तो बेंजीन रहेंगी थी, मेरे को क्यों मेन चेन नहीं लिया। तो हम दोनों को ब्रांच लेंगे, तो ये 1 2, और 1 किसको लूं 2 किसको लूं, इसको 1 लेता हूं, इस पर 2 ब्रांचेज हैं, 1 1, और ये 2 पे होगा तो 2 2 2, एक ऑप्शन है 1 1 2 2 2, और इसको 1 लेता हूं तो 1 1 1 2 2, 1 1 1 2 2 का लोअर लोकेंट बनेगा या 1 1 2 2 2 का बनेगा, ऑब्वियसली इसका बनेगा सर लोअर लोकेंट, यस। तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 डाइफिनाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड की बात करें यहां पे, ये वाला इस तरह का हमने किया था भाई कि ये दोनों कार्बन को आप 1 लिख सकते हो। अब बात आती है कि आगे की कहानी, लोकेंट कहां से हमें छोटे मिलते हैं। इन्होंने देखो 6 पे इथाइल लिया है, तो यहां से अगर मैं चलूं देखो 1 2 3 3, और वहां से चलता तो 1 2 3 4 5 6 6, इसको ऑब्वियसली मैं 6 पे नहीं रखना चाहूंगा, लोअर लोकेंट पे रखना चाहूंगा। 1 2 3 3 4 5 6, तो 6 पे इथाइल है, 3 3 पे डाई मिथाइल है, साइक्लोहेक्स 1 इन, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसकी बात करें लास्ट, बेटा अमीनो सीएचओ और साइनो में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। यहां पर बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, ये अगर आपको सेपरेटली भी पूछ लिया जाए तो इसमें गलती करने की संभावना रहती है। ठीक है, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि शायद सीएचओ की प्रायोरिटी ज्यादा है, नो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल ग्रुप की प्रायोरिटी इन सबसे ज्यादा है। तो 1 2 3 4 ये आपकी मेन चेन आ जाएगी। ठीक है, मतलब मेन चेन आपकी ये है। अब नंबरिंग कहां से करनी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। यहां से करूं मैं तो 2 पे सीएचओ, 2 पे फॉर्माइल है जो कि लिखा है, और यहां से करूं तो 2 पे अमीनो है। तो देखो एक ब्रांच 2 पे आ रही है और एक 3 पे आ रही है, तो कुछ भी करूं ब्रांचेस तो मेरी 2 और 3 पे ही आ रही हैं। तो 2 किसको दूं, फॉर्माइल को दूं या अमीनो को दूं, तो बात आ जाती है जब लोकेंट सेम हो तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी फॉर्माइल की ज्यादा लग रही है या अमीनो की ज्यादा लग रही है, तो डेफिनेटली अमीनो की ज्यादा लग रही है ना। तो 1 यहां होना चाहिए था, 2 पे अमीनो आना चाहिए था, और फिर 3 पे फॉर्माइल आना चाहिए था, और 4 पे चेन खत्म होगी, और 4 कार्बन की मेन चेन होगी तो ब्यूटेन डाई नाइट्राइल, है ना, राइट, इसको नाइट्राइल कहते हैं। तो 2 फॉर्माइल की जगह ये 2 अमीनो 3 फॉर्माइल 1,4 ब्यूटेन डाइनाइट्राइल, या सिंपली ब्यूटेन डाइनाइट्राइल भी लिख देते तब भी चलता, क्योंकि नाइट्राइल आपका चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, चेन उसके आगे जाएगी नहीं, 1,4 लिखने की भी जरूरत आपको नहीं थी। तो फोर्थ ऑप्शन का नाम गलत लिखा गया है। डन, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वन, द करेक्ट सिस्टमैटिक आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, चलिए ये वाला करते हैं, करेक्ट सिस्टमैटिक आईयूपैक नेम, कितने सेकंड्स, 40-45 सेकेंड्स, वैसे तो उससे कम में हो जाएगा, तो चलिए। तो क्या लग रहा है यहां पर आपको देख के, कौन सा है हमारा फंक्शन ग्रुप। सर फंक्शन ग्रुप तो हमारे पास सेम ही है, अमाइड है और मल्टीपल है, ये वाला भी अमाइड है, ये वाला भी अमाइड है, ये वाला भी अमाइड है, तो 3 अमाइड है। और आपने बोला सर भेदभाव नहीं करना है, या तो तीनों को कार्बन चेन में इंक्लूड करो या तीनों को एक्सक्लूड करो। अब क्योंकि अमाइड भी एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, 3 को मैं एक चेन में कैसे ले लूं, क्योंकि चेन के 2 ही एंड होते हैं, 3 तो नहीं होते, है ना। टर्मिनेटिंग ग्रुप या तो स्टार्टिंग और एंड में ही आ सकता है, तो फिर तीनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस कार्बन को और इस कार्बन को और इस कार्बन को मेन चेन में नहीं लेंगे हम लेंगे 1 2 3, या ऐसे कर लो या 1 2 3 ऐसे कर लो, क्योंकि सिमिट्रिकल है। 2 पे ही हाइड्रोक्सी आ रहा है आपका इकलौती ब्रांच जो है, तो 2 पे कार्बेमोइल, 3 पे कार्बेमोइल, नहीं यार कार्बेमोइल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच नहीं है यहाँ पे, वही इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जो आपका ट्रीट किया जाएगा सफिक्स में। तो 2 पे हाइड्रोक्सी है जो इकलौती ब्रांच है, यस, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे बिस कार्बेमोइल, नहीं भैया कार्बेमोइल नहीं होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेमोइल या ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो अब आपको याद आना चाहिए सर, कार्बेमोइल तो उसका प्रीफिक्स होता था,
कार्बोक्सामाइड उसका सफिक्स होगा। सर वाई कार्बोक्सामाइड, सर अमाइड नहीं बोलते इसको। जैसे ओइक की जगह पूरा कार्बोक्सिलिक लिखा था, ओएट की जगह पूरा कार्बोक्सिलेट लिखा था, वैसे अमाइड में पूरा कार्बोक्सामाइड लिखा जाता है जब उसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हैं मेन चेन में। ठीक है, डन। चलो इसी के साथ एक और चीज मेरे को बताना, एक और चीज याद आई, इसका फिर नाम क्या रहेगा? व्हाट इज दिस? साइक्लोहेक्सेन साइनाइड, साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल, है ना, कुछ कुछ ऐसा रहेगा। काफी बच्चे बोलेंगे सर साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। ओके, काफी बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। अच्छा इसका बताइए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मीथेन नाइट्राइल, है ना, राइट? नहीं, 1 2 दो कार्बन की चेन, इथेन नाइट्राइल। तो अच्छा, तो जब नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं तब हम इस कार्बन को काउंट कर चुके होते हैं, पर यहां पर क्योंकि सिंगल कार्बन है, उसके सिंगल कार्बन से तो आपकी चेन नहीं बनती, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें ये कार्बन तो काउंट हुआ ही नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल नहीं आप बोल सकते क्योंकि ये कार्बन आपका काउंट नहीं हुआ है। तो आपको लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, समझे? वैसे कार्बोक्सामाइड, तो कार्बो वर्ड यूज होगा ही होगा आपका स्टार्टिंग में, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सामाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, ऐसा। क्लियर है ये सारे केसेस? चलिए नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये काउंट करना तो बड़ा आसान है, ठीक है, 30 सेकेंड्स जल्दी से। देखिए कितने फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, एक आपका अल्डिहाइड आ रहा है, एक आपका सिंपल अमीन आ रहा है, एक आपका कीटोन आ रहा है, एक अमाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक आपका एनहाइड्राइड है। 3 4 5 6, 6 आपके पास फंक्शन ग्रुप यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इसको भी 30 सेकेंड लेके सॉल्व करिए। तो स्टार्ट करें। ये आपका पहला आ गया एनहाइड्राइड 1, ये आपका क्या आ गया साइक्लिक एस्टर 2, ये आपका आ गया हाइड्रोक्सी 3, ये आपका आ गया कीटोन 4, ये आ गया CONH अमाइड 5, ये अमीन 6, ये आ गया मिथॉक्सी 7, मतलब ईथर। तो ईथर का सफिक्स नहीं होता, पर एज अ फंक्शनल ग्रुप तो है ना वो, एज अ फैमिली तो ईथर अलग ही है ना, ठीक है। तो ये मत करना सर OMe को कई बार बच्चे काउंट नहीं करते, फंक्शन ग्रुप वो है बट उसका बस सफिक्स नहीं है, ठीक है, उसको प्रीफिक्स में रखते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंपाउंड? अगेन ये 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल वन। पहला ऑप्शन डाइबेंजाइल, क्या डाइबेंजाइल बोल सकते हैं? देखो बेंजाइल क्या होता है बच्चे आपका, बेंजाइल होता है पीएच के आगे CH2 ग्रुप लगा हो, ये वाली जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। तो क्या ऐसा है कि ईथर में दोनों तरफ बेंजाइल है? नहीं, एक तरफ तो CH2PH है, एक तरफ आपका बेंजाइल है, और दूसरी तरफ तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, दैट इज फिनाइल। तो डाई बेंजाइल नहीं हुआ ये, बेंजाइल फिनाइल एस्टर, एस्टर नहीं है, ये ईथर है। तो ये बेंजाइल फिनाइल ईथर है, क्योंकि एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है, एक तरफ आपका फिनाइल ग्रुप है। सिंपल सॉल्व। चलिए नेक्स्ट वन, नेम और नेम्स ऑफ दिस इज आर, मतलब मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, ठीक है। देखो यहां पर हम PYQ तो नहीं कर रहे हैं एडवांस वाले, क्योंकि एडवांस में IUPAC को लेके PYQ जो पूछे गए वो बहुत ही लड्डू से पूछे गए और वो भी बहुत पहले पूछे गए हैं। रिसेंटली IUPAC से कोई डायरेक्टली PYQ नहीं आया एडवांस में, इसलिए हमें यही क्वेश्चन करने हैं। तो इन क्वेश्चन हमने काफ़ी, जितना IUPAC में हमें ज़रूरत थी जाने की घुसने की, उतना हमने कर लिया, ठीक है। बाकी आप जब रूटीन में बाकी चैप्टर्स भी सॉल्व करते हो, उनके क्वेश्चन करते हो, तो ऑटोमेटिकली उतना रिविजन तो IUPAC का आराम से हो ही जाता है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखो अब यहाँ पे पहली बात अगर हम करें आइसोप्रोपाइल साइनाइड, तो क्या इसको आइसोप्रोपाइल साइनाइड बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर इसका साइनाइड इज नॉट द सफिक्स, उसका तो नाइट्राइल होता है। पर कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, नेम बोले इन्होंने, नेम्स, आईयूपैक नेम नहीं बोला, क्योंकि कॉमन नेम भी एक्सेप्टेबल तो होते हैं। ठीक है, तो ये इसको आइसोप्रोपाइल साइनाइड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोप्रोपाइल साइनाइड का भी यही स्ट्रक्चर बनेगा और कोई नहीं बनेगा। देन सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड, इसको मैं सेकेंडरी प्रोपाइल बोल सकता हूं मैं। आइसो को वैसे सेकेंडरी भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन में जैसे ये आपका नॉर्मली प्रोपाइल होता है ना, ये स्ट्रेट चेन होती है, उसको आप सिंपली लिखते हैं एन प्रोपाइल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। बच्चे यही 3 कार्बन की चेन अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़े, है ना, जब ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं ना, तो जब वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तभी उसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। आइसो को आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो, वैसे वो कॉमनली नहीं बोला जाता, आइसो यूज करते हैं, पर सेक नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हो यहां पे, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल साइनाइड भी बोला जा सकता है। आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, यस, आइसो ब्यूटाइरो में क्या हो गया, ब्यूटाइरो में आपके 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल भी आप बोल सकते हो। तब इन्होंने चारों ही कार्बन को काउंट कर लिया, और यहाँ पे आइसो ग्रुप भी है और 4 कार्बन थे तो उसको काउंट भी कर लिया, इसलिए नाइट्राइल वर्ड यूज किया है, साइनाइड यूज नहीं किया। ये भी आपका करेक्ट है। एंड लास्ट वन देखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, दैट इज द आईयूपैक नेम, तो ये तो आपका करेक्ट है ही है। तो ऑल 4 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट नेम्स। देखो नाम का पर्पज क्या है, नाम ऐसा नहीं कि नाम सिर्फ इकलौता एक ही होता है, नाम का पॉइंट ये है इन चारों नाम से यही स्ट्रक्चर जनरेट होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है कि सर इसका मैं कुछ और भी तो बना सकता था, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो वाला स्ट्रक्चर या फिर ये वाला, नहीं। एज लॉन्ग एज मल्टीपल नेम्स आर जनरेटिंग द सेम स्ट्रक्चर, दे कैन बी वैलिड। ठीक है, हाँ, अब एक आईयूपैक हो जाएगा आपका, आईयूपैक आपके एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है, पर आपके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं, तो जब सिर्फ नेम्स पूछा गया हो तो आप आईयूपैक प्लस कॉमन नेम दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। नेक्स्ट वन, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो देखिए अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बस कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन हम करेंगे, एंड दे विल बी मोस्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। एडवांस में आपको मैंने पहले भी बताया था कि एडवांस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको, मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको एडवांस में नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए जस्ट फोकसिंग ऑन द की पॉइंट्स, जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। बाकी आपको एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट, एडवांस के लिए तो नहीं करना पड़ेगा उसको। चलिए, तो स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन। देखो, इन द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर CFCs रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स which react with O3 to give chlorine dioxide radical। आपको पता है कि ओजोन का जो डिप्लीशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट के आपका Cl रेडिकल जनरेट करते हैं। ये Cl रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करके ClO रेडिकल में टूटता है। ठीक है, और ये ClO रेडिकल फर्दर, क्योंकि ओजोन O2 प्लस O के साथ कैसे रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन प्लस O2 दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद ओजोन। तो ये जो ClO रेडिकल है ये ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से Cl रेडिकल प्लस O2 देता है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है, Cl रेडिकल ओजोन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ओजोन को डिप्लीट करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए ओजोन खर्च हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो डिप्लीट हो रही है, और इसमें आगे जाके फिर से Cl रेडिकल बन रहा है, तो ये फिर से ओजोन को डिप्लीट करना स्टार्ट करता है, तो ये चेन रिएक्शन चलता जाता है। तो ओजोन से रिएक्ट करने के बाद जो ClO रेडिकल बनता है, इन्होंने लिखा है इट रिएक्ट्स विद ओजोन टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO2 रेडिकल। ClO2 रेडिकल नहीं बनता, ClO रेडिकल बनता है, मोनोऑक्साइड रेडिकल बनता है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकंड, इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिप्लीटेड बाय CFCs। हाँ, ओजोन CFCs के द्वारा डिप्लीट की जाती है, इसीलिए CFCs का वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन बैन कर दिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बिल्कुल भी यूज नहीं होती, ना पेंट में यूज होती है, ना ही हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें जो कूलेंट होता था पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते थे, अब नहीं होते हैं।
देन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. यस, ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. इट इज अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विद NO गिव्स NO2, क्योंकि ओजोन एक फेयरली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यस, ये NO को NO2 में ऑक्सीडाइज करता है. ठीक है, और ये रिएक्शन आपका फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. चलिए नेक्स्ट बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अमंग A to D रिगार्डिंग एसिड रेन इज आर. देखिए, तो एसिड रेन के बारे में अगर हम बात करें, एसिड रेन के बारे में बात करें बच्चे, तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, इट कैन कोरोड वाटर पाइप्स. यस और नॉट. अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो वाटर पाइप्स होती हैं उनमें अलग अलग मेटल्स होते हैं. एक सिंगल मेटल की तो बनी नहीं होती, वो जनरली अलॉय होते हैं. यस, एसिड की प्रेजेंस में उसका वाटर पाइप में जो मेटल है उसके साथ रिएक्शन डेफिनेटली होता है और कोरोजन भी होता है. तो ओवर द पीरियड सालों सालों में आप देखते हैं ना कि जो वाटर पाइप्स होती हैं धीरे धीरे सड़ जाती हैं, ठीक है, गलने लगती हैं, उनमें कोरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है. वो किसकी वजह से होता है? एसिड रेन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट. तो ये तो बात बिल्कुल सही है. इट कैन कोरोड, बिल्कुल सही है. इट कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन. स्टोन जैसे मार्बल. यस, मार्बल से बने जितने भी स्टैच्यूज हैं या ताजमहल की बात करें, एसिड रेन की वजह से डैमेज हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है. इट कैन नॉट कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन एनिमल्स. ये एसिड रेन है. एसिड रेन के दो मतलब दो साइड्स होती हैं, एक ड्राई डेपोजिशन और एक वेट डेपोजिशन. ड्राई डेपोजिशन में क्या होता है, ये जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये हवा के साथ फ्लो करके, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं, ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे तो नहीं है. तो यस, दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस या एलिमेंट्स, है ना, सांस लेने से रिलेटेड संबंधी समस्याएं डेफिनेटली हो सकती है एनिमल्स में. तो ये नहीं करेगा ऐसा, ये बात बोलना बिल्कुल गलत है. ये करेगा. इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज. और वो जो ड्राई डिपोजिशन ट्री के ऊपर पेड़ों पे पत्तों पे हो रही है, ठीक है, इसके ऑक्साइड्स की, वो भी ट्रीज को क्या करेगा? डैमेज ही कर रहा है, एसिडिक है वो. ठीक है, तो यस, इट इज हार्मफुल फॉर ट्रीज. तो क्या होगा बच्चे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका C and D, बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. द कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ पॉल्यूटेड एनवायरमेंट इज. चलिए बताइए, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट यहां पे किसको कहेंगे? पीएच ऑफ रेन वाटर टू बी 5.6. 5.6. क्या रेन वाटर का नॉर्मल पीएच कितना होता है? आप सोचोगे सर रेन वाटर शायद न्यूट्रल नहीं होना चाहिए. नहीं, रेन वाटर में क्या है कि एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि पानी को हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर दे देता है. तो बच्चे 5.6 रेन वाटर का नॉर्मल पीएच है. ये एसिडिक रेन नहीं है. अगर एसिडिक रेन हो तो उसका पीएच 5.6 से कम होता है. तो 5.6 होना बिल्कुल नॉर्मल है. पॉल्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कहानी है. देन यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी तालाब में बहुत सारी वेजिटेशन होती है, बहुत सारे प्लांट्स उगे होते हैं, बहुत सारी एल्गी उगी होती है. उससे क्या होता है, जब बहुत बहुत सारी वेजिटेशन किसी भी वाटर बॉडी में हो जाती है तो उस वेजिटेशन को, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो पानी में से ऑक्सीजन काफी लेगा. और उस वेजिटेशन, अब प्लांट है तो भैया पत्ते गिरेंगे भी, झड़ेंगे भी. अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी में जाएगा, तो पानी में उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया. अब जितनी ज्यादा प्लांटेशन होगी उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट भी जनरेट होगा. उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं पानी में से. तो पानी में जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका काफी सारा हिस्सा बैक्टीरिया खर्च कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए. तो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो घटती जाएगी. बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग ऑक्सीजन परसेंटेज इन द वाटर, जो मरीन लाइफ है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. तो मरीन जो डाइवर्सिटी है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है. इसीलिए पानी में ये जो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो, है ना, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, ये अच्छा नहीं होता. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. दिस डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्लांटेशन और एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ, दिस इज यूट्रोफिकेशन. तो ये एक पॉल्यूटेड एनवायरमेंट का इंडिकेटर है. बीओडी वैल्यू, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू 5 ppm नॉर्मल है. 5 ppm से बढ़ जाए तो फिर वो पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है. 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नॉर्मल है. ठीक है, इतनी होती है, ये पॉल्यूटेड नहीं है.
नेक्स्ट वन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये, है ना, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एग्जैक्टली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 इज नॉर्मल। अगर 5 तक कंज्यूम हो रही है तो चलेगा, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा मतलब लॉस नहीं होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन को। अगर 5 से ज़्यादा है, मतलब उनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो बाकी मरीन लाइफ को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो दैट बिकम्स अ पॉल्यूटेड वाटर। तो यहाँ पे लिखा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन पीपीएम फॉर द फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन। नहीं भैया, फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है वो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फॉर सस्टेनिंग लाइफ इन अ वाटर बॉडी, नहीं, दिस इज नॉट फॉर सस्टेनिंग लाइफ इन अ वाटर बॉडी, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एनेरोबिक बैक्टीरिया। भैया एनेरोबिक और एरोबिक दो कंडीशन होती है। एनेरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाले प्रोसेस हैं, और एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले हैं। तो अगर एनेरोबिक बैक्टीरिया थे तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एनेरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, वो एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, सॉरी वाटर सैंपल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीओडी। चलिए नेक्स्ट वन, असर्शन दिया गया है ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसीज इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। रीजन दिया गया ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। सोचिए क्या होगा, क्या लग रहा है यहां पे। तो असर्शन अगर हम देखें ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसीज ना, तो बिल्कुल सही है। और ओजोन होल इट इंक्रीजेज द अमाउंट, अब ओजोन आपको बचाती थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर होता है। तो अब ओजोन जहां पर होल हो जाएगा वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगी। पर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये एक सही स्टेटमेंट है, वो भी एक सही स्टेटमेंट है, पर क्या रीजन असर्शन का रीजन है ये? नहीं, ओजोन जो सीएफसी से डिस्ट्रॉय हो रही है उसकी वजह से ओजोन होल बन रहे हैं, ये उसका रीजन नहीं है। दोनों अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बट आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। तो दे आर करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन द ड्रिंकिंग वाटर। ये भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का, जिंक का कितना है, मैंगनीज का कितना है, आयरन का कितना है, कॉपर का कितना है। तो कॉपर का कितना होता है भैया, कॉपर का होता है 3 ppm। ठीक है, 0.05 आई थिंक ये मैंगनीज का होता है। ओके, ये भी याद करने वाली कहानी है, इसको याद कर लीजिए एक बार। देन एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट। अच्छा, सनलाइट में होने वाला एयर पॉल्यूशन, देखो स्मॉग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। स्मॉग, स्मॉग इज योर स्मोक प्लस फॉग। बेटा स्मॉग हमारे पास दो किस्म का होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लासिकल जो कि रिड्यूसिंग होता है, और एक होता है हमारे पास फोटोकेमिकल जो कि ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो क्लासिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग एंड फोटोकेमिकल इज ऑक्सीडाइजिंग। तो फोटोकेमिकल है जो आजकल का ट्रेंड है, जो आजकल एकदम हिट हो रखा है मार्केट में, वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। क्यों? क्योंकि अब एयर में ऑलरेडी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। देखो पॉल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि डायरेक्टली एयर में जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, और गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है, वो सारी चीजें ऑक्साइड्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे डायरेक्टली एयर में जा रहे हैं, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट अगर आपस में रिएक्ट करके किसी नई चीज में कन्वर्ट हो जाए, नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे एक्रोलिन है, एक्रोलिन डायरेक्टली एनवायरमेंट में नहीं जाता, पर एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट केमिकल्स हैं, ठीक है, उनके रिएक्शन से एक्रोलिन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है, पैन बनता है। तो ये सारे सारे सेकेंडरी हुए, ओजोन डायरेक्टली नहीं जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, रिएक्शन की से वो आपका ओजोन बनता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस से ये केमिकल्स आपस में, ये गैसेस आपस में रिएक्ट करने लगती हैं, और उनसे नए पॉल्यूटेंट जो कि आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो यस, पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट वो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है, और वो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है। तो आंसर इज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, क्योंकि क्लासिकल स्मॉग को सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन,
द करेक्ट स्टेट ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉग इज, अभी अभी थोड़ा सा आपको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, चलो 30 सेकेंड आप लगा लो फिर इस क्वेश्चन के ऊपर। सीधा आंसर मैं दे दूंगा तो फिर आप लोग दिमाग कहाँ से लगाएंगे, आप लोगों को तो दिमाग लगाना बनेगा। देखो बेटा, नाइट्रोजन गैस जो है ना, नाइट्रोजन गैस का पॉल्यूशन से कोई रिश्ता नहीं है, तो N2 तो डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्मॉग, N2 को तो हटा दीजिए। ठीक है, CO2, NO2, SO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स नहीं, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका कौन कौन आता है? NO आ जाता है, NO2 क्योंकि NO ओजोन से ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पैन है आपका, देन एक्रोलिन है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, एंड ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मॉग इज। प्राइमरी पॉल्यूटेंट अभी आपको एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। एक्रोलिन बेटा प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये डायरेक्टली नहीं एटमॉस्फेयर में जाता, ये रिएक्शन के बाद बनता है, तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो लिख लीजिए दिस इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके प्राइमरी है, वो डायरेक्टली बनते हैं और वो आगे फिर और कंपाउंड बनाते हैं। ओजोन, ओजोन आपका प्राइमरी नहीं है, ओजोन आपका डायरेक्टली नहीं बन रहा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपका फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट कर रहा है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर द आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉर्मली कब बनते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन तो हाईली अनरिएक्टिव होती है सर, तो नाइट्रोजन क्यों ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगा? बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो पाता है। और वो कब होता है? देखिए, जो हमारी गाड़ियों की इंजन है, इंजन के अंदर क्या हो रहा है? एयर आ रही है, फ्यूल आ रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट हुआ और धमाका और अंदर उसे गाड़ी चल रही है। ठीक है, वो जो एयर आ रही है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और क्योंकि कंबशन चैम्बर में बहुत हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों का कंप्रेशन रेशियो अलग अलग होता है, तो जब जिन गाड़ियों में हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है, जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां होती हैं, उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब उस नाइट्रोजन ऑक्साइड वो आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगा, तो जनरली उस नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिनिमाइज करने के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, जो कि उस नाइट्रोजन ऑक्साइड को वापस से N2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, काफी हद तक कर भी देता है। ठीक है, तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर काफी हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज। नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन, भैया ओजोन लेयर डिप्लीशन किसकी वजह से हो रही थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो इन चार ऑप्शंस को देख के आपको क्या लगता है? देखिए जरा दिमाग लगाइए इसके ऊपर लॉजिकली। हिंट आपको मैंने दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था, तो यहां पर कौन ऐसा है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? सोचो। डी ऑप्शन को देखें, CF2Cl2 तो डायरेक्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इस सनलाइट की प्रेजेंस में Cl रेडिकल प्लस CF2Cl में टूटता है, और ये Cl जो है आगे ओजोन से रिएक्ट करके ClO रेडिकल बनाता है, ये तो पीछे हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। HOCl, यस HOCl भी मतलब जब टूटता है तो Cl रेडिकल देता है, और ये Cl रेडिकल फिर आगे ओजोन को डिप्लीट करेगा, ये वाला भी पार्टिसिपेट करता है। ये बंधु भी Cl रेडिकल दे रहे हैं, ये भी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। ये Cl रेडिकल नहीं दे रहा। CH4 इज नॉट अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो HCHO बना रहा है ये फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्टिसिपेट करता है। ये HCHO जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बना? मीथेन गैस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रही थी, तो मीथेन आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, उसने ओजोन से रिएक्शन करके HCHO बनाया, इसलिए HCHO एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब समझ आया प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस? ठीक है, बाकी तीनों आपके रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। ये मैकेनिज्म भी अगर पढ़ लेना के बारे ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तीन आपके मैकेनिज्म आपके आते हैं। नेक्स्ट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एन आई इरिटेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ओजोन और पैन दोनों ही आई इरिटेंट्स हैं, तो ये किससे बनता है भैया? ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है? नहीं। क्लासिकल स्मॉग में है ये? नहीं।
अभी पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट होता है पैन, ठीक है। एसिड रेन से भी नहीं बनता ये। एसिड रेन में क्या क्या होता है, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो पानी से मिक्स होके H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, तो दैट जनरेट्स एसिड रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज करेक्ट? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जेईई मेन 2014 में पूछा गया था, तो सॉल्व करिए। द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज लेस सीरियस एट पोल। अगर आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा है तो आपने शायद ये बात पढ़ी होगी कि भैया पोल्स पे ओजोन डिप्लीशन जरूरत से ज्यादा हो रही है, ठीक है। वहां पर स्किन कैंसर की समस्या थोड़ी ज्यादा आ रही है, वहां पे ओजोन होल ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। लेस सीरियस एट पोल्स नहीं, इट इज मोर सीरियस एट पोल्स। द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज मोर सीरियस एट पोल्स बिकॉज आइस क्रिस्टल इन द क्लाउड्स ओवर पोल। इनको कौन से बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं ना ये, ठीक है। इन क्लाउड्स में क्या होता है, जब देखो गर्मियां होती हैं, गर्मियों में जो हमारा NO2 है, ठीक है, हमारे पास ClO रेडिकल बनता है, ये ClO रेडिकल NO2 से कंबाइन करके ClO NO2 बना देता है। इसने बेसिकली क्या किया, ओजोन डिप्लीशन को रोका, क्योंकि ClO रेडिकल आगे टूट के Cl रेडिकल बनाता था और उससे ओजोन डिप्लीट होती थी। पर गर्मियों में वहां पे NO2 और इसका ClO रेडिकल का रिएक्शन होता है, ClO NO2 बन जाता है और ओजोन डिप्लीशन को थोड़ा सा प्रिवेंट किया जाता है। पर जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं, और क्लाउड्स क्योंकि अल्टीमेटली है तो मॉइस्चर, क्लाउड्स आर मॉइस्चर, तो क्लाउड्स के सरफेस पे ये जो आपका ClO NO2 है, ये बंधु वापस से हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के ऊपर हो जाता है हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज होने में क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन विद HCl या H2O हो जाएगा, तो जिससे या तो ये HOCl जनरेट करेगा या ये Cl2 जनरेट करेगा, ये दोनों चीज जनरेट करता है। और HOCl भी फर्दर टूट के Cl रेडिकल देता है, और Cl2 भी सनलाइट की प्रेजेंस में Cl रेडिकल देता है। अभी सनलाइट कब आएगी, अब जो सर्दियां जाएंगी और वापस से बसंत आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, तब सनलाइट की प्रेजेंस में ये HOCl और Cl2 फिर से टूटेंगे और Cl रेडिकल देंगे, जो वापस से ओजोन डिप्लीशन शुरू कर देगा। तो ये जो क्लाउड्स थे, इन्होंने क्या किया, ओजोन डिप्लीशन में मदद की ना उल्टा, समझे। यस, तो ये है, तो आइस क्रिस्टल, वही जो क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उनके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन, सॉरी, उनके सरफेस पे हाइड्रोलिसिस होता है। तो प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज मोर सीरियस एट पोल, क्योंकि वहां पर जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, उनके आइस क्रिस्टल्स ओवर पोल्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बाय Cl रेडिकल एंड ClO रेडिकल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर इनर्ट केमिकली, दे डू नॉट रिएक्ट विद ओजोन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन्स ही तो यहाँ पर कल्प्रिट है, यही तो यहाँ पे सारा का सारा नुकसान कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद ओजोन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डू रिएक्ट, NO ओजोन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि डू नॉट रिएक्ट। नेक्स्ट वन, CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा टॉक्सिक क्यों है, सब जानते हैं इसका आंसर कि सर कार्बन, देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, सारे टिश्यूज में, ब्रेन में आपके ऑक्सीजन को पहुंचाने का मैकेनिज्म क्या है, आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई फेफड़ों में, ठीक है, तो लंग्स में, अब लंग्स में क्या है, जो ब्लड आ रहा है, ब्लड वहां से ऑक्सीजन कैप्चर कर रहा है, मतलब वहां से ऑक्सीजन उठा के, तो वो ऑक्सीजन जाके ब्लड में मिक्स होती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है उसके थ्रू। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में पहुंचेगा, वहां ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, फाइन। अब जब आप सांस ले रहे हो और सांस में ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर जा रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, अब ये दो दावेदार हो गए, अब इन दोनों में कंपटीशन होगा। तो हीमोग्लोबिन को पूछा जाएगा, भाई तेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है या ऑक्सीजन के साथ बनाना है, वो बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन के साथ जो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो 300 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके बनने की टेंडेंसी 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने से। तो अब ब्लड ऑक्सीजन को नहीं लेके जा रहा,
अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, तो पूरी बॉडी में वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई कर रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आ जाएगी, आपको पहले डिजीनेस आएगी, चक्कर आएंगे, बेहोश होंगे और फिर डेथ भी हो सकती है। दैट इज द रीजन ये CO क्यों टॉक्सिक है, क्यों इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये उसके साथ खुद कॉम्प्लेक्स बना देता है जो ऑक्सीजन की कॉम्प्लेक्स से 300 गुना ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट वन, मैच द गैस पॉल्यूटेंट्स विद देयर मेथड्स ऑफ कंट्रोल। ये पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलो 1 मिनट इसको आराम से सोचने में लगाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका आराम से 1 मिनट लग सकता है। क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको अब थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही दी थी कि क्या यहां पे हो रहा है। देखो नॉक्स, बेटा नॉक्स का क्या आपको मैंने बताया था कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में, बताया था ना, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। मिनिमाइजिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बेटा पेट्रोल डीजल वगैरह ये फॉसिल फ्यूल बर्न करने से नॉक्स नहीं जनरेट होती नहीं जल्दी। नॉर्मल तुम जलाओगे उसमें उतना हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं हो रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर सकें, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से नॉक्स नहीं जनरेट होते। हाँ, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से क्या होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। अगर कंप्लीट हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब COX है ना, कार्बन के ऑक्साइड जनरेट होंगे। हाँ जी, तो ये मिनिमाइजिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करेंगे आप तो कार्बन के ऑक्साइड्स भी कम होंगे, कंट्रोल होंगे। और ये बंधु CXHY हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से भी नुकसान होता है क्योंकि कई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ही एयर में जा रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो चलो सबसे पहले बात करें नॉक्स की। अगर हम बात करें उन्होंने PQRS सारे दे रखे हैं, ए का P है नहीं, ए का P तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से जनरेट नहीं होता। Q, हाँ जी Q तो है। ए का R, कंबशन यूजिंग केमिकल स्क्रबर्स, बेटा स्क्रबर्स पता क्यों क्यों यूज किए जाते हैं, स्क्रबर जो है वो SO2 को CSO4 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये SO2 को लेस हार्मफुल कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए स्क्रबर्स यूज करते हैं हम। तो ये सल्फर ऑक्साइड्स के लिए होता है, ठीक है, तो बी का आपका आर आ जाएगा, बी का आपका आर आना चाहिए, बी का और कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन यहीं से आपका सॉल्व होगा कि सर बी ऑप्शन सही है। ए का क्यू हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर और बी का आपका आर आ गया। अब अगर हम देखें सी का PS, तो देखो सी का मैंने आपको बोला मिनिमाइजिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कम जलाओगे तो कार्बन के ऑक्साइड कम निकलेंगे, बात सही है। और CNG LNG यूज करोगे तो उनमें भी क्लीन कंबशन होता है, कार्बन के ऑक्साइड आपके नहीं बनेंगे, ठीक है, कम बनेंगे, तो यहां पर ये वाली बात भी सही है, ठीक है, तो PS सही है। और डी का S कि हाइड्रोकार्बन को कम करना है तो CNG और LNG यूज करो ना, फिर उनमें कंबशन प्रॉपर होता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का एटमॉस्फेयर में जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन रेन इज अकम्पनीड बाय अ थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़क रही है भैया एकदम थंडरस्टॉर्म वाला मौसम है, तो अब अगर बरसात होती है, क्योंकि फिल्मों में नॉर्मली होती है ना, बॉलीवुड की फिल्मों में मतलब बरसात होती है तो ज्यादा बिजली कड़कती है, हीरो हीरोइन है ना, अच्छा एकदम सा रोमांटिक सा वहां पे एनवायरनमेंट होता है, बट वो ये नहीं जानते ये रोमांटिक एनवायरनमेंट एसिडिक रेन से डिसरप्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। तो बॉलीवुड वालों को इतना आइडिया तो नहीं है कि यहाँ पर भैया तुम्हारे जो थंडरस्टॉर्म के चलते यहाँ पे एसिड रेन का क्वेश्चन भी जनरेट हो जाएगा। तो रेन जब थंडरस्टॉर्म के साथ होती है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग का बहुत हाई एनर्जी होती है, तो लाइटनिंग की वजह से एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, नॉक्स बनेगा तो HNO3 भी बनेगा उसमें पानी के साथ रिएक्शन करके, तो इसीलिए उस बारिश में एसिड कंटेंट थोड़ा सा रहता है, तो उसका pH नॉर्मल से थोड़ा सा कम होगा, तो स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म। तो आगे से कभी भी बॉलीवुड की ऐसी ये बरसात वाली मूवी देखे हैं बिजली के साथ तो समझ जाइए कि ये रेन वाटर का क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा था। नेक्स्ट वन, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, में ये फोकसिंग की समस्या रहती है। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ X इन एडिशन टू अल्डिहाइड कीटोन प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्राइड नाइट्राइल एंड सो फोर्थ। X क्या है यहाँ पे, कौन सी चीज छोड़ दी हमने, क्या फोटोकेमिकल स्मॉग में मीथेन होता है, नहीं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नहीं, डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन, हाँ जी, ओजोन एक कंपोनेंट था जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो देखो वही घिसे बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग और ये एसिड रेन, ठीक है, सब कुछ वही चीजें पूछी जाती हैं एनवायरमेंट से और कुछ भी नया नहीं है। व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग, ग्रीन हाउस गैस है क्या,
ये डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था वर्ल्ड वॉर के बाद, जब लगा कि यार इंसेक्टिसाइड वगैरह से निपटना बहुत ज़रूरी है। देखा कि डीडीटी इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा था कि हमारी फसलों को खाने वाले जो वो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए बहुत काम का था, बट ये टॉक्सिक है और इसकी कंसंट्रेशन फसलों की अंदर भी जाने लगी, तो आप जो खाना खा रहे हो उसमें डीडीटी है, तो उसके लॉन्ग टर्म जो हेल्थ के साइड इफेक्ट थे बहुत भयंकर थे। तो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इंसेक्टिसाइड है, तो ग्रीन हाउस गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यही तो समस्या है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सालों सालों तक ये उसमें रहेगा, उस एनवायरनमेंट में, उस मिट्टी में रहेगा जहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम आज जो हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं जिनसे, वो आज की नहीं है, वो आज से 15-20 साल पहले जो चीजें की गई हैं उनके इम्पैक्ट आज उतने भयंकर रूप से आगे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितने सारे टॉक्सिन्स हैं, क्यों? क्योंकि जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो, फर्टिलाइजर भी इतना ज्यादा केमिकल्स मिट्टी में जा रहे हैं, वही केमिकल आप खा रहे हो। मैं एक वीडियो देख रहा था कि सन 1914 में एक एप्पल खाने से जितना आयरन आपकी बॉडी को मिलता था, आज के समय में आपको 100 एप्पल खाने पड़ेंगे तब जाके उतना आयरन मिलेगा। तो बात ये नहीं रहेगी कि सर फ्रूट खाइए और है ना वेजिटेबल्स खाइए, बात है कि उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी नहीं है। दिखने में तो वो हरी हैं, लग रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन होगी, बट न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है, ज़मीन से मिलती है। जब ज़मीन में ही आपके न्यूट्रिएंट्स इतने कम हो चुके हैं और केमिकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी बॉडी में उन सब्जियों और फलों के थ्रू भी केमिकल्स ही जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद हम बहुत अच्छी डाइट लेके थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, पर वो अच्छी डाइट अल्टीमेटली डिपेंड करती है उसका सोर्स क्या है। तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएंगी। डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने सक्सेसफुल हो, अल्टीमेटली अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर जानकारी रखना, इनको समझना, थोड़ा सा पढ़ना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए चैप्टर कितना भी मतलब बेसिक्स या बेकार सा चैप्टर हो, हम कोर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर बहुत काम का चैप्टर है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है जो आजकल थर्मोडायनिक्स का आपको नॉलेज कितना है, ये ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से कर उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सीरियस मोड में उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली, थोड़ा सा रिवीजन आपका अच्छे से हुआ। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज कीप योर स्पिरिट्स हाई। हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब सोच ही सब कुछ है। जब सोचना ही है और पैसे उसमें नहीं लग रहे हैं, व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव? हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढिए, हर चीज में कुछ भी हो रहा है उसमें सोचिए उसमें पॉजिटिव पार्ट क्या था। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, मूड हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का दिन कैसा जा रहा है वही आपकी जिंदगी बना रहा है। कल क्या है हमें नहीं पता, हम तो आज को ही जीते हैं। आज अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और एक अच्छा सा एफर्ट आपका अपने लक्ष्य की तरफ लगते रहना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।